नमस्कार। प्लस माइनस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर हम इतिहास के पन्नों को खंगालें तो पाएंगे कि बाबर ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को 1526 में पानीपत में युद्ध में हराकर मुग़ल एम्पायर की नींव हिंदुस्तान में रखी थी। उसने स्वयं और उसके बाद हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब जितने भी मुग़ल शासक आए, उन्होंने यहाँ की संस्कृति को, यहाँ की परंपराओं को नष्ट करना शुरू किया। मंदिर तोड़कर मस्जिदें बनाई, गुरुकुल व्यवस्था पर प्रहार किया, धार्मिक ग्रंथ नष्ट किए और सबसे अहम बात जो उन्होंने की वो थी यहाँ के लोगों का धर्म परिवर्तन करना शुरू किया। एक हाथ में तलवार और दूसरे में कुरान लेकर इन मुस्लिम आक्रांताओं ने, इन हमलावरों ने दो विकल्प दिए, या तो कुरान को स्वीकार कर लो या फिर सजाए मौत। परिणाम ये निकला, हजारों लोगों ने इस्लाम स्वीकार करना शुरू कर दिया। आज हम पूरे देश में जितने मुसलमान देखते हैं, ये सभी मूल रूप से वही हिंदू हैं जो तलवार के सामने झुक गए और कुरान को स्वीकार कर लिया। धीरे धीरे समय बीतता गया और हिंदूवादी संगठनों ने प्रयास किया इनकी घर वापसी का, इनके शुद्धिकरण का और इनको समझा बुझाकर वापस सनातन धर्म में लाने का। कुछ सफलता भी मिली। आज हम इन्हीं सब बातों पर आपसे शेयर करेंगे, चर्चा करेंगे और इसके लिए आज हमारे कार्यक्रम में खास मेहमान हैं अब्दुल खालिक साहब, जो अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और असम के बरपेटा निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा सांसद हैं। इनसे बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले इनके राजनीतिक सफर पर एक नज़र डाल लेते हैं। असम से लोकसभा सदस्य कांग्रेस नेता अब्दुल खालिक, जो अपने बयानों को लेकर हमेशा असमी राजनीति की सुर्खियों में रहते हैं, चाहे वह एनआरसी हो या मदरसे को बंद करने की बात हो। खालिक खुले मिजाज के इंसान हैं और हर मुद्दे पर खुलकर बात करते हैं। खालिक साहब सांसद बनने से पहले जानिया निर्वाचन क्षेत्र से असम विधानसभा के सदस्य के रूप में चुने गए। वह 2 बार विधायी निकाय के लिए भी चुने गए थे। खालिक साहब की शादी कामलानी खालिक से हुई है और इनके अभी 2 बच्चे हैं। साल 2019 में खालिक साहब बारपेटा लोकसभा क्षेत्र से सांसद चुने गए। एक सांसद के रूप में खालिक साहब ने सरकार के सामने कई प्रस्ताव रखे हैं, चाहे वह उद्यम स्कूलों को प्रांतीय करने की बात हो या मजदूरों की बात हो। आपको यह भी बता दें कि खालिक साहब एक लेखक भी हैं और इनकी कई रचनाएं भी प्रकाशित हो चुकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। दोस्तों, ये था राजनीतिक सफर अब्दुल खालिक साहब का। आइए बातचीत करते हैं। खालिक साहब, आपका प्लस माइनस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले खालिक साहब बातचीत करते हैं आजकल के राजनीतिक माहौल के बारे में। यूपी के इलेक्शन का दौर शुरू हो चुका है, खूब जुबानी जंग चल रही है, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप भी लग रहे हैं। आपके नेता राहुल गांधी जी ने कहा है कि मैं भी हिंदू हूँ और मेरे अंदर हिंदू तो हूँ लेकिन हिंदुत्व नहीं है। इसी तरह की जुबानी जंग चल रही है और अब तक जो ऐसा लगता था कि कांग्रेस मुस्लिम वोट बैंक के लिए अपीजमेंट की पॉलिसी खेलती है, अब उन्होंने थोड़ा सा सॉफ्ट हिंदुत्व का खेल खेलना शुरू किया है। कैसा लगता है? देखिए, कांग्रेस ने कभी मुस्लिम अपीजमेंट नहीं किया। अगर माइनॉरिटीज का बात बोलते हैं, अल्पसंख्यक का बात बोलते हैं, इसको अपीजमेंट अब नहीं कह सकते हैं। लेकिन आरएसएस हो या भाजपा हो, जब कोई माइनॉरिटीज का हक में कहते हैं उसको ही अपीजमेंट बोलते हैं। तो कांग्रेस ने कभी अपीजमेंट पॉलिटिक्स नहीं किया। ये तो सच है, राहुल जी हिंदू है। अगर कोई हिंदू है, खुद को हिंदू कहेगा, इसमें गलती क्या? लेकिन राहुल जी ने क्या कहा? राहुल जी ने कहा मैं हिंदू हूं जरूर, लेकिन हिंदुत्व में नहीं हूं। हिंदू और हिंदुत्व में फर्क है। इसको लोगों ने ऐसे ही कहना शुरू किया जैसे आप पुरुष हैं लेकिन आप में पुरुषत्व नहीं है। नहीं, देखिए, हिंदू क्या है? हिंदू क्या कहते हैं? वसुदैव कुटुंबकम, जो विश्व ब्रह्मांड के सब अपना परिवार है, एक परिवार है। लेकिन आरएसएस के जो हिंदुत्व, भाजपा के जो हिंदुत्व, वो क्या कहते हैं? और नफरत फैलाते हैं। नहीं, आरएसएस का कहना रहता है कि हर वो व्यक्ति जो इस देश को अपनी मातृभूमि, पितृभूमि, कर्म भूमि मानता है, इस देश से प्यार करता है, यहाँ का अन्न जल ग्रहण करता है, यहीं के प्रति उसकी निष्ठा है, वो सभी हिंदू हैं। सुप्रीम कोर्ट का भी कहना है कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, ये एक जीवन जीने की पद्धति है।
देखिए, डेफिनेशन क्या हो छोड़ दीजिए। ये देश में जो लोग हैं, कोई भी समुदाय के हो, कोई भी मजहब के हो, सारे लोग ये देश को अपना मातृभूमि समझते हैं। विरोध नहीं है, लेकिन आपकी निष्ठाएं तो मक्का मदीना के साथ में रहती हैं। किसका? या आप अब्दुल खालेक के बारे में बोल रहा है या मुसलमान के बारे में? मुसलमान इन जनरल। अच्छा, अगर हाँ, बाय बर्थ बाय फेथ आई एम ए मुसलमान, मैं एक इंडियन भी हूँ। जब मेरा मजहब के बात आएगा, जरूर मक्का मदीना मेरा किबला है, वो जब मैं नमाज पढ़ेंगे मक्का तक पढ़ेंगे। लेकिन हमारा मजहब में क्या कहा गया? हुब्बुल वतन मीन अल ईमान, जो ईमान बोलते हो हम लोग, इस्लाम में जो ईमान बोलते हैं वो स्वदेश प्रेम, अपना देश के प्रति जो प्यार है वो ईमान का भी पार्ट है। इसलिए कोई भी सच्चा मुसलमान, उनका भक्ति जरूर ही जरूर अपना देश के प्रति रहेगा। आप सच्चे मुसलमान की बात कर रहे हैं। अभी जो उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन थे वसीम रिजवी, उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन किया और वो वसीम रिजवी से जितेंद्र प्रसाद नारायण बन गए। उन्होंने मोहम्मद पुस्तक लिखी है, उसमें उन्होंने लिखा है कि मोहम्मद बहुत जालिम थे और उन्होंने आतंकवाद को फैलाया, कट्टरवाद को फैलाया और हम सबको इस्लाम छोड़ करके हिंदू धर्म ये आप समर्थन करते हैं? मैं ना, वसीम रिजवी का ये जो देखो, कोई बुक लिख सकते हैं, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखो, कोई भी महापुरुष के खिलाफ हम लोग बोलना नहीं चाहिए था। जो 14वीं सेंचुरी पहले जो अरब सोसाइटी जिसमें सिविलाइजेशन नहीं था, वो सोसाइटी को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिविलाइजेशन में लेके आया, एक समाज का संस्कार किया, एक जीवन धारा का प्रचलन किया। अगर कोई भी लोग, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, ईसा अलैहि सल्लम हो, या कृष्ण हो, या रामचंद्र हो, किसी का खिलाफ बोलना नहीं चाहिए। वो जो बोलते हैं, मैं तो सोचता हूँ इंसानियत का खिलाफ बोलते हैं। अभी गुरुग्राम में आजकल एक बड़ा सेंसिटिव इशू चल रहा है, खुले में नमाज पढ़ने का। हरियाणा सरकार ने खुले में नमाज पर प्रतिबंध लगा दिया। उसको लेकर के हिंदू मुस्लिम आमने सामने आ गए। अगर कुछ लोग, मैं असम से हूँ, आसाम में नॉर्मली कोई भी लोग जुम्मा का नमाज ओपन स्पेस में नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि वहाँ काफ़ी मस्जिद है। लेकिन जब मैंने पहले दिल्ली आया 20 ईयर्स बैक और 25 ईयर्स बैक, मैंने देखा यहाँ कोई कुछ पार्क में भी नमाज होते हैं। इसमें बुराई क्या है? अगर स्पिरिचुअल ज़्यादा होगा लोग, स्पिरिचुअल से कोई मजहब का कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब पूजा का टाइम होते हैं तब भी, हाँ, इस मेनलैंड में कम होते हैं, जैसे हमारा असम या बंगाल में दुर्गा पूजा के टाइम होते हैं, रास्ते में पूजा होता है, कोई मुसलमान भी ऑब्जेक्शन नहीं करते हैं। तो ये रास्ते में नहीं, अगर कोई खुला जगह रहेगा, उसमें कुछ मुसलमान, वो हफ्ता में एक दिन, हार्डली हाफ एन आवर का मैटर, मस्जिद तो नहीं बनाते, नमाज पढ़ते, इसमें बुराई क्या है? हिंदूवादी संगठनों को लगता है कि वो एक शक्ति प्रदर्शन है इस्लाम का। इसके शक्ति प्रदर्शन नहीं, देखो, ये खुदा के लिए प्रार्थना होते हैं और प्रार्थना से किसी का कोई नुकसान नहीं होते। तो जो अच्छा धार्मिक है ना, सुनो, जो अच्छा धार्मिक होते हैं, जो अच्छा धार्मिक, वो लोग अगर अच्छा हिंदू होते तो इसका खिलाफत नहीं करते। खालिक साहब, अगर हम असम की बात करें तो असम का बॉर्डर 4 स्टेट के साथ लगता है, अरुणाचल, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड। अभी पिछले दिनों बड़ी दुखदायी घटना घटी, जो असम का और मिजोरम का जो झगड़ा हुआ, 7 लोग मारे भी गए, 70 लोग घायल भी हुए। और ये सीमा विवाद बहुत लंबे समय से चलता आ रहा है, क्यों नहीं इसका कोई हल निकल पाता? सीमा विवाद लंबे समय से चल रहा है, यह सच बात है, लेकिन ये बुरी निंदाजनक बात है। जब असम मिजोरम बॉर्डर में एक क्लेश हुआ, असम पुलिस के 7 जवान शहीद हुआ, असम पुलिस से कोई गोली भी नहीं चले। ये असम के मुख्यमंत्री जी का, जो हिमंत बिस्वा शर्मा, उनका नाकामयाबी है। उनका वो एज चीफ मिनिस्टर वो जो करना चाहिए तो नहीं किया। वो जब गोरुखुटिन दोरोंग डिस्ट्रिक्ट में वो जो एविक्शन का कुछ लोग विरोध किया, उसका ऊपर एक निरपराध लोगों का ऊपर 27 सिक्योरिटी फोर्सेस ने गोली चलाया। और जहां हमारा पुलिस को मिजोरम पुलिस और मिस्क्रेंट ने अटैक किया, वहां गोली नहीं चलाया। ये मुख्यमंत्री जी का नाकामयाबी है। और जो चीफ मिनिस्टर को जो ड्यूटी बनते हैं, हिमंत शर्मा ने वो ड्यूटी नहीं निभाया।
असम की एक बहुत बड़ी समस्या बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण से है और इसी के कारण से वहाँ का डेमोग्राफी भी चेंज हो रही है, मुस्लिम्स की आबादी भी ज़्यादा बढ़ रही है और जो वहाँ से बांग्लादेश से इधर माइग्रेट होते हैं उसके कारण से वहाँ की इकोनॉमिक हालत भी बिगड़ रही है। आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ 1979 से 1985 तक जो मूवमेंट हुआ था, आंदोलन हुआ था, वो आंदोलन सिर्फ मुसलमान के खिलाफ नहीं हुआ था, वो आंदोलन सारे फॉरेनर का खिलाफ हुआ था। बांग्लादेश से कोई आई हो या नेपाल से कोई आई हो, सारे का खिलाफ हुआ था। बाद में राजीव जी ने एक अकॉर्ड किया जिसको आसाम चुक्ति, आसाम अकॉर्ड कहते हैं, आसाम समझौता। उस अकॉर्ड में क्या कहा गया कि 1971 25 मार्च के बाद जो आएगा सारे लोग को जाना होगा और उसका पहले जो आया है उनको नागरिकता मिलेगा। लेकिन अभी जो भाजपा सरकार है, ये सरकार ने क्या डिसीजन लाया, जो 2014 तक जितना हो सके, अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, सारे से जितना हिंदू है वो आ सकेगा और नागरिकता की भी मिलेगा। इसलिए आसाम की जनता इसका खिलाफ है और हम लोग नहीं चाहते हैं कि 1971 का बाद हिंदू हो या मुसलमान हो या ईसाई हो, कोई भी हो, 71 का बाद कोई नहीं आना चाहिए। खालिक साहब, मौलाना बदरुद्दीन का कहना है कि अगर बीजेपी सरकार में रह गई कुछ और दिन तो 3500 मस्जिदें गिरा दी जाएंगी। ये एक मुसलमानों में भय और आतंक का वातावरण पैदा करने के लिए, मौलाना बदरुद्दीन अजमल क्या बोला उसमें मुझे कुछ कहना नहीं है, क्योंकि उनका जो भाई सिराजुद्दीन अजमल, वो असम का अभी का जो मुख्यमंत्री है, हिमंत बिस्वा शर्मा को सबसे बेहतर मुख्यमंत्री बताया। तो बदरुद्दीन वो बिजनेसमैन है, वो कब अपना बिजनेस के इंटरेस्ट के लिए क्या बोलते हैं उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है, कुछ कहना नहीं है, क्योंकि अपना बिजनेस के इंटरेस्ट के लिए कुछ भी बोल सकता है बदरुद्दीन। वो बीजेपी का एजेंडा होते हैं, एजेंडा से चलते हैं बदरुद्दीन जी। और इसी तरह का एजेंडा आप मानते हैं AIMIM के ओवैसी साहब के, उसको भी बीजेपी की बी टीम कह दिया जाता है? देखो, जो ओवैसी साहब का जो पॉलिटिक्स है उससे किसका फायदा हो रहा है? उससे बीजेपी का फायदा हो रहा है। फायदा तो बीजेपी का ही हो रहा है। अगर देखो, ये देश में हम ज़्यादा कम्युनिटी पॉलिटिक्स करेंगे, मजहब की पॉलिटिक्स करेंगे, मजहबी पॉलिटिक्स में कहाँ अल्पसंख्यक का बेनिफिट होगा? खालिक साहब, अब कांग्रेस का किस तरह का भविष्य देखते हैं? पिछले 7 सालों में अगर हम देखें तो ग्राफ तेजी से गिरता जा रहा है। आप कैसा भविष्य देखते हैं कांग्रेस का? देखिए, आप जो बोल रहा है गिर रहा है, ये तो सच नहीं है। जैसे लोकसभा चुनाव के पहले मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तीनों राज्यों में हम लोग जीत गया, लेकिन संभाल नहीं पाए मध्य प्रदेश को। देखो, हाँ चला गया क्योंकि बीजेपी ने पोचिंग किया। बीजेपी ने हमारा एमएलए को लेके गया। आसाम में भी हमारा चुने हुए एमएलए को ले जाते हैं ये लोग। जो लोग चोरी करते हैं, जो लोग डकैती करते हैं, क्या करोगे उन लोगों के साथ? खालिक साहब, अभी सरकार एक विधेयक लेकर के आई कि 18 साल की बजाय 21 साल की लड़कियों की शादी की एज लिमिट होनी चाहिए, लेकिन कुछ मुस्लिम संगठन इसका विरोध कर रहे हैं। ऐसा क्यों? देखो, इसमें तो काफ़ी सेल्फ कंट्राडिक्शन है। ये एक तो पर्सनली मैं तो चाहता हूँ जो मैरिज का एज बढ़ना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन आप जो खुलेआम के बोलने से आप जो कंसेंटेड बायोलॉजिकल रिलेशन वो 18 में होगा और मैरिज 21 में होगा, ये सेल्फ कंट्राडिक्टरी है। इसमें जो हमारा समाज में, जो भारतीय समाज में जो नैतिकता है, ये नैतिकता का नुकसान होगा। क्योंकि 18 में जब अगर आपको करना होगा जो 21 ही कर दो, लेकिन वो भी साइंटिफिक नहीं होगा, क्योंकि सारा दुनिया में 18 है। आप यह 21 कैसे करेगा? और जब कंसेंटेड रिलेशन का आप एज बार होगा 18 और मैरिज का एज बार होगा 21, मुझे नहीं लगता इससे समाज का फायदा होगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक जो मोहन भागवत जी हैं, उन्होंने कहा कि सभी भारतीयों का DNA बेसिकली हिंदू है, और अगर हम 5, 10, 20 साल पीढ़ियाँ पीछे जाकर के देखें तो सब हिंदू ही थे और आज भी हिंदू ही हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे इतना तो पता नहीं, क्योंकि वो पंडित लोगों का पता होगा, लेकिन अगर इफ़ यू बैक टू 6th सेंचुरी, 5th सेंचुरी या 4th सेंचुरी, तो अब हिंदू बोल के कुछ था, सनातन था जरूर, लेकिन इफ़ यू बैक टू 5th सेंचुरी, 6th सेंचुरी, हिंदू बोल के कुछ था क्या?
हिंदुत्व तो हजारों वर्ष पुरानी ना सभ्यता देखो, है। भारत के जो- सभ्यता हजारों वर्ष पुराना है। हाँ। सनातन सभ्यता हजारों वर्ष पुराना है। सनातन अलग बात है, हिंदू अलग बात है। हाँ, ये बात सच है, यहाँ के जितना मुसलमान है, यहाँ के जितना ईसाई है, उन लोगों का ज्यादा से ज्यादा पूर्वज हिंदू ही था। आज हम लोग जो जिसको हिंदू कहते हैं, ये हिंदू सोसाइटी, जो असम हो, बंगाल हो, या नॉर्थ इंडिया हो, या साउथ इंडिया हो, ज्यादा से ज्यादा मुसलमान और ईसाई का पूर्वज हिंदू ही था या सनातन ही था। ये बात सच है। लेकिन इफ यू गो बैक टू वेदा, इफ यू गो बैक टू उपनिषदा, whether you will find Hindu word or not, मेरा ये क्वेश्चन है। जो ये शुद्धिकरण का मूवमेंट चलाने की बात करते हैं आरएसएस के लोग, बजरंग दल के लोग, देखो। कि जी ये सब कन्वर्टेड थे और बेसिकली क्योंकि हिंदू मुझे- हैं तो इनको हम शुद्धिकरण करके दोबारा से हिंदू देखो, बना दें। देखो, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, मैं धर्मगुरु नहीं हूँ। जैसे जो मुसलमान है उनका धर्म प्रचार का राइट है, अधिकार है। ईसाई का धर्म प्रचार का राइट है, अपना धर्म का विस्तार करने का राइट है। हिंदू का भी है। इसीलिए शुद्धिकरण अगर कोई होना चाहे तो उनका बात है, लेकिन फोर्सफुल कुछ नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी को पकड़ेगा और बोलेगा जय श्री राम बोलना ही होगा। देखो, अगर कोई भी लोग, ये रामचंद्र भारतीयों का आदि पुरुष पूर्वज है, इनका नाम में आप भगवान मानो या ना मानो, जय श्री राम बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन व्हेन यू विल फोर्स इट, उसमें दिक्कत है। मैं प्यार से बोल सकता हूं, लेकिन आप जब फोर्स करेगा मुझे, मैं नहीं भी बोल सकता हूं। ये लोकतंत्र के भी खिलाफ है, ये मनुष्यता के भी खिलाफ है। हम लोग इसका खिलाफ में हो। लेकिन शुद्धिकरण भी, जैसे इस्लाम का प्रचार करने का हक है, ईसाई का प्रचार करने का हक है, हिंदुओं का भी शुद्धिकरण का हक है, इसमें बुराई क्या है? लेकिन जो फोर्सफुल, जो बल प्रयोग, इसका हम लोग खिलाफ हो। कुछ लोगों का मानना है कि हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता, लेकिन आंकड़े ये कहते हैं कि हर अधिकांश आतंकवाद मुस्लिमों द्वारा ही होता मुझे है। आतंकवादी जैसा लगता है क्या? बिल्कुल नहीं लगते। और लेकिन सुनिए, आतंकवादी सिर्फ मुसलमान का अंदर है क्या? आतंकवादी का कोई मजहब होते हैं क्या? अभी आप अलकायदा बोलो या तालिबान बोलो, उनका जितना शिकार है, वो जब अमेरिका में बम ब्लास्ट करते हैं, जरूर वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा ईसाई का नुकसान होता है। लेकिन जब ब्लास्ट काबुल में होते हैं, जब ब्लास्ट तेहरान में होते हैं, जब ब्लास्ट बगदाद में होते हैं या पेशवार में होते हैं, उसमें जो मरे जाते हैं या घायल होते हैं, कौन होते हैं? मुसलमान ही होते हैं ना। इसलिए आतंकवादी का कोई मजहब नहीं होते, आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होते, मुझे जहां तक पता है। इस्लाम की लिंक को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन जितने मदरसे हैं जहां पर इस्लाम की शिक्षा दी जाती है, वहां से कट्टर मुसलमान पैदा होते हैं। कितना निकले मुझे बोले? मैं आसाम में तो काफ़ी मदरसा था, अभी भी है, लेकिन मुझे तो नहीं पता है आसाम का मदरसा से कोई भी आतंकवादी निकले। देखो, आतंकवादी स्कूल से भी निकालते हैं, एक दो मदरसा भी निकाल सकते हैं, एक दो कोई दूसरे इंस्टीट्यूशन भी निकाल सकते हो। उसके लिए आप कोई भी धर्म को, कोई भी मजहब को आप जिम्मेदार नहीं कर सकते। मदरसों में कट्टर मुस्लिम की शिक्षा दी जाती है। देखो, इसीलिए मदरसा को भी मॉडर्नाइज करना है, मदरसा को भी मॉडर्नाइज करना है। ये आसाम और बंगाल में अभी भी चल रहा है जो आलिया मदरसा। आसाम में भी सीनियर मदरसा और अराबिक कॉलेज था, लेकिन अभी जो भाजपा के सरकार, इसने क्या किया, वो जो सरकारी मदरसा, वो मदरसा का ही बंद कर दिया। अगर आप मदरसा जिसमें सरकार का कंट्रोल था, नियंत्रण था, उसको बंद करेगा, फायदा किसका होगा? जो फंडामेंटलिस्ट है उसका ही फायदा होगा। ये सरकार जो आसाम में मदरसा को बंद कर दिया, ये मुझे लगता है ये बहुत नुकसान हुआ। इसको बंद करना नहीं चाहिए था। मैं मोदी जी से मांग करता हूँ, आसाम को मुख्यमंत्री के बोलिए ये मदरसा रीओपन करने के लिए, क्योंकि जब बंद किया इससे बेनिफिट नहीं होगा, इससे नुकसान होगा। खैर साहब, तबलीगी जमात पर सऊदी अरेबिया में बैन लगा दिया गया, यूएई में भी खुले में और मस्जिदों के ऊपर लाउडस्पीकर पर नमाज अता करने पर बैन लगा दिया ताकि बुजुर्गों को, विद्यार्थियों को, उनको दिक्कतें ना आए। लेकिन देश में, भारत में ऐसा कुछ नहीं कर रहे। आपने जो कहा, मुझे जहाँ तक पता है, मैंने मौलाना अरशद मदनी का बयान भी दिखा, जमीयत उलमा के जो प्रधान हैं। सऊदी में कोई बैन नहीं लगाया और तबलीग जमात
वो तो सिखाता है कैसे नमाज करना है, कैसे कलीमा पढ़ना है, कैसे वजू करना है। इसमें क्या दिक्कत है? सर सऊदी अरब में तबलीगी जमात ना, को आप जो बोला ये सच नहीं है। आतंकवादी मानते हुए नहीं, बैन लगाया गया है। नहीं, जो हिंदुस्तान के जमीयत उलमा के प्रधान है, जो मौलाना अरशाद मदानी साहब ने स्पष्ट कर दिया, कोई बैन नहीं लगाया। और तबलीग जमात कभी आतंकवादी ही नहीं हो सकता है। वो लोग स्पिरिचुअलिटी सिखाते हैं, मुझे जहां तक पता है। आपने एक बहुत अच्छा वक्तव्य दिया था जब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया और अयोध्या में 5 एकड़ ज़मीन दी गई कि यहाँ पर मस्जिद बनाई जाएगी, तो आपने बहुत अच्छा कहा कि यहाँ पर हॉस्पिटल बनना चाहिए और मैं अपनी 1 महीने की सैलरी उस हॉस्पिटल के निर्माण के लिए देता हूँ। बिल्कुल सच है, और मैं बहुत खुश हूँ जो वहाँ पे जो वो ज़मीन जिसको दिया गया, उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड, वो लोग ने ट्रस्ट फॉर्म किया, इंडियन इस्लामिक कल्चरल ट्रस्ट, और वो ट्रस्ट ने फैसला लिया मस्जिद के साथ साथ एक म्यूजियम, एक लाइब्रेरी और एक हॉस्पिटल भी बनेगा, और मैं हॉस्पिटल में मेरा 1 महीना का तनख्वाह जरूर जाएगा। आपको लगता है कि बाकी मुसलमानों को भी आगे आना चाहिए और इस तरह का कदम उठाना मैं तो चाहिए? चाहता हूँ जरूर, मुसलमान समाज को भी अपना जो ध्यान, हमें हॉस्पिटल बनाना चाहिए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाना चाहिए। ऐसा लगता है कि कुछ मुस्लिम नेता केवल एक मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करते हैं, चाहे उसमें ओवैसी हो, चाहे बदरुद्दीन किस्म के लोग हों। आपको नहीं लगता कि मुसलमानों को हमेशा एक वोट बैंक की तरह से इस्तेमाल किया गया, चाहे पहले कांग्रेस पार्टी रही हो या आज के ये कथित नेता रहे हो? देखो, मुसलमान मुझे जहाँ तक है, आप कभी दूसरे एक दिन मुझे बुलाएगा थोड़ा टाइम लेके, मैं ज़्यादा तो मेरा स्टडी नहीं, लेकिन आसाम के बारे में मुझे स्टडी है। आसाम का अगर आप इलेक्शन एनालिसिस करेगा 1952 से आज तक, आप देखेगा कभी मुसलमान कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का वोट बैंक नहीं रहे। ये 1952 में धुबरी एक असम का लोकसभा क्षेत्र है जहां मुसलमान ज़्यादा है। 52 का चुनाव में वहां से सोशलिस्ट पार्टी का उम्मीदवार जीता था। 57 का चुनाव में वहां से लोकसभा में सोशलिस्ट पार्टी का उम्मीदवार जीता था। 67 का चुनाव में वहां से सोशलिस्ट पार्टी का उम्मीदवार जीता था। इसीलिए मुसलमान को अगर आप कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का वोट बैंक चूसेगा, ये ठीक नहीं है। और जैसे वाईसी साहब या बदरुद्दीन साहब अपना कम्युनिटी लेकर राजनीति कर रहा है, आप मुसलमान पॉलिटिशियन के बारे में बात कर रहा है, सेम थिंग बीजेपी लोग ऑल्सो डूइंग, सेम थिंग आरएसएस का लोग भी कर रहा है। मजहब के नाम पर जो राजनीति, वो बंद होना चाहिए, ये हिंदू हो या मुसलमान हो या क्रिश्चियन हो। लेकिन सब अपने स्वार्थों के लिए और अपनी राजनीति करने के लिए और इन सबको एक वोट बैंक की तरह से इस्तेमाल करते हैं, और दुर्भाग्य देश का ये है। वोट बैंक शुरू हो गया, पहले जैसे मुसलमान वोट बैंक बोला गया था, अभी तो हिंदू वोट बैंक शुरू किया। आज देश का प्रधानमंत्री जब बोलते हैं सिर्फ कब्रिस्तान में नहीं, शमशान में भी लाइट जलना होगा, अरे देश का प्रधानमंत्री को यह कहना चाहिए हर जगह लाइट जलना होगा, कब्रिस्तान में लाइट जले, ये भी प्रधानमंत्री का ड्यूटी बनते हैं। मुसलमानों का विकास हो सके, इसीलिए तो 3 तलाक से मुसलमान का बेनिफिट कैसे होगा? जो मुस्लिम औरतों देखो, आपने देखो, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, मैं धर्मगुरु नहीं हूँ और जो मुसलमान औरत का हक में मैं हूँ, लेकिन इसके साथ साथ जो ये कानून में जो प्रोविज़न ला गया, जो हस्बैंड तलाक देगा वो तलाक भी मंजूर नहीं होगा और हस्बैंड को जेल में रहना होगा। अगर सारे वीमेन को, सारे जो ख़वातीन हैं, उनका तो इनकम नहीं होते, जब उनकी हस्बैंड जब जेल में रहेगा, उनको कौन खिलाएगा? आप जब बोलते हैं ये डिवोर्स भी शुद्ध नहीं है, वैलिड नहीं है, और उनको जेल में भी रखेगा, ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है ना। खालिक साहब, मुस्लिम समाज में महिलाओं की इतनी दुर्दशा है, एक तो 3 तलाक के कारण से थी, दूसरा उनको हमेशा एक उपभोग की वस्तु की तरह से माना, तीसरी बात जब जिस तरह के विवाह के वहाँ पर संबंध होते हैं कि ममेरी, चचेरी, फुफेरी बहन के साथ शादी करनी है, ये सोच करके मुस्लिम लड़के पहले से ही अपनी कज़न पर, अपनी बहनों पर गलत दृष्टि रखते हैं। फिर उसके बाद में बुर्का, फिर हिजाब, और 4 बीवी 40 बच्चों की लाइन लगा करके जो रखते हैं, इसके कारण से महिलाओं की बहुत दुर्दशा होती है। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब आप चचेरे फुफेरे भाई के साथ शादी के बाद बोल रहा है, हाँ, ये कुछ लोग, ये
खुलेआम ये इतना तो नहीं होते, 2-4 का और होते 4-4 बीवियां रखने का देखो, सिस्टम आपके यहाँ पर है। सुनिए, पहले तो बात है जे आप अगर गैर मुस्लिम में भी देखो, कभी तो अपना भाई ये सब तो 1-2 केस तो होते हैं जो शादी होते हैं अपने रिश्तेदारों के साथ, इसमें प्रोविजन क्या? आप इलिसिट रिलेशन होने से मैरिज तो अच्छा है, पहला बात। दूसरा बात, आप जो बोला 4 शादी, राखेल से तो मैरिज तो अच्छा है। आप बगैर शादी आप राखेल रखेगा, वो तो ज़्यादा बुराई है। और हाँ, अलाउड है, इसका मतलब ये नहीं है मुसलमान का 4 वाइफ अलाउड है, इसका मतलब ये नहीं है ये एनकरेजेबल है। कुरान में क्या कहा गया? हर जो जितना आप 2 करो या 3 करो या 4 करो, सारे बीवी को एक नज़र से देखना होगा, प्यार भी समान बंटना होगा। ये पॉसिबल है क्या? ये पॉसिबल नहीं है। इसे ये एक विधान है, एक प्रोविजन है। प्रोविजन का मतलब ये नहीं है ये आपको करना ही होगा। आप देखोगे अगर, लेकिन महिलाओं की तो दुर्दशा होगी ना जी इसके कारण से। देखिए, इसको तो कम हो रहा है ना, जितना शिक्षा बढ़ेगा, जितना हेल्थ फैसिलिटी बढ़ेगा, आहिस्ते आहिस्ते सब कम जाएगा। जनसंख्या तो तेजी से मुस्लिम की बढ़ी रही है। आजादी के समय जो परसेंटेज थी, देखो आज बाहर जो रहा है, मैं परसेंटेज मान है, रहा हूं, लेकिन ये सरकार का ड्यूटी बनता है, सरकार जिसका भी हो, कांग्रेस का हो, भाजपा का हो या दूसरी पार्टी का हो, सरकार का ड्यूटी बनता है मुसलमान का अंदर एजुकेशन बढ़ाए और हेल्थ फैसिलिटी बढ़ाए। सरकार जब ये नहीं करेगा तब इन लोगों का पॉपुलेशन बढ़ जाएगा। इसीलिए आप जब चाहते हो कि पॉपुलेशन, मैं भी चाहता हूँ पॉपुलेशन कंट्रोल हो, लेकिन नॉट विथ फोर्स। आप उनको शिक्षा को बढ़ाना होगा और हेल्थ फैसिलिटी बढ़ाना होगा, तब उनका पॉपुलेशन कंट्रोल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद खलीक साहब, आप आए, आपने समय दिया और देश के मुद्दों पर भी और ख़ासतौर से इस्लाम के मुद्दों पर आपने हमसे चर्चा की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागतम। ये थे हमारे साथ अब्दुल खालिक साहब, जो आसाम से लोकसभा सदस्य हैं। अगले सप्ताह फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।